कहानी की शुरुआत में हमें एक टाइम मशीन को दिखाया जाता है जिसकी मदद से कोई भी टाइम ट्रेवल करके समय में पीछे जा सकता था। एक आदमी उस मशीन में कदम रखता है और जैसे ही वो मशीन शुरू हुई वो समय में 45 साल पीछे चला गया। वहां उसे किसी खास मकसद के लिए भेजा गया था, पर उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे, इसीलिए वो अपने लिए कपड़े ढूंढने लगता है। वहां उसे कुछ गुंडे मवाली दिखाई दिए जो उसे बिना कपड़ों के देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो आदमी उनके पास आया और उनसे उनके कपड़े मांगे, पर वो उस पर हंसने लगते हैं। उसकी भारी भरकम बॉडी देखकर भी उन्हें उससे जरा भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उनके पास गन्स थी। इससे पहले फ्यूचर से आया वो आदमी उन्हें अपनी असली पावर्स दिखाता, पीछे से उसे कोई आवाज लगाता है। हम यहाँ एक और आदमी को देखते हैं जो हूबहू उसकी तरह दिखता था। वो बोला, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, और बस इतना कहकर वो उस पर गोलियां चलाने लगा, जिसके बाद वो आदमी भी उस पर हमला कर देता है। हम देखते हैं कि ये दोनों कोई मामूली इंसान नहीं थे, बल्कि ये फ्यूचर से आए एडवांस्ड रोबोट्स थे जिन्हें टर्मिनेटर्स कहा जाता था। वो बूढ़ा टर्मिनेटर उससे लड़ने की कोशिश करता है, पर उसी का ही एडवांस्ड वर्जन होने की वजह से वो उससे बहुत ज्यादा ताकतवर था। उस नए टर्मिनेटर ने उसे बहुत मारा, जिससे कुछ देर के लिए उसका सिस्टम बंद पड़ जाता है। इससे पहले वो उसके पुर्जे अलग कर देता। किसी ने उसके सीने पर गोली चलाई और उसका पावर सोर्स डिस्ट्रॉय करके उसका काम तमाम कर दिया। इसी तरह वो फ्यूचर से आए टर्मिनेटर्स को ठिकाने लगाया करते थे। इसके बाद हमें भविष्य की दुनिया को दिखाया जाता है, जहां इन जैसे टर्मिनेटर्स ने पूरी धरती पर कब्जा कर लिया था। ये रोबोट्स इंसान को खतरा मानते थे, इसलिए उन्होंने धरती के सारे इंसानों को मार डाला और जो बचे थे उन्हें अपना गुलाम बना लिया। हम यहाँ इंसानों के नेता जॉन कॉनर को देखते हैं, जिसने उन टर्मिनेटर्स से लड़ने के लिए लोगों की एक आर्मी तैयार की थी। जॉन जानता था कि इंसानों और मशीनों की लड़ाई तब तक नहीं खत्म होगी जब तक वो स्काईनेट को खत्म नहीं कर देते। स्काईनेट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो उन सारे टर्मिनेटर्स को कंट्रोल करता है। उसके बिना वो सब टर्मिनेटर्स टिन के डब्बे के अलावा कुछ नहीं थे। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब इस 40 साल से चली आ रही लड़ाई का अंत होना था। जॉन कॉनर अपने लोगों के साथ स्काईनेट के कोर तक पहुंचकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो ये लड़ाई जीत जाते हैं। वो सभी अपनी जीत का जश्न मना ही रहे थे कि तभी जॉन ने देखा कि स्काईनेट ने टाइम ट्रेवल मशीन का यूज कर एक टर्मिनेटर को समय में पीछे भेज दिया था। स्काईनेट ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो टर्मिनेटर समय में पीछे जाकर जॉन कॉनर की मां को मार डाले और जॉन कॉनर कभी पैदा ही ना हो सके। इस तरह अगर जॉन पैदा ही नहीं होगा तो वो कभी स्काईनेट को हरा ही नहीं पाएगा। जॉन का अस्तित्व अब खतरे में आ चुका था। अगर उसे खुद को बचाना है तो उसे हर हाल में उस टर्मिनेटर को खत्म करना होगा जो उसकी मां को मारने गया है। वो खुद समय में पीछे नहीं जा सकता था, इसलिए वो किसी ऐसे को चुनता है जो पीछे जाकर उस टर्मिनेटर को रोक सके। हम यहाँ कायल रीस नाम के एक सोल्जर को देखते हैं, जिसे जॉन ने बचपन में मशीनों के हाथों मारे जाने से बचाया था। वो इस मिशन पर जाने को तैयार था, जिसके बाद वो उसे समय में पीछे भेजने की तैयारी करने लगते हैं। जॉन कायल को समझाता है कि जिस टाइम में तुम जा रहे हो वहाँ मेरी माँ डरी हुई और कमजोर होंगी। वो लड़ना और अपना बचाव करना नहीं जानती। बस इतना याद रखना कि उन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, पर वो ये जानती नहीं है। इसके बाद कायल उस टाइम मशीन में जाता है, पर जैसे ही टाइम मशीन स्टार्ट हुई उनके बीच छुपकर बैठा एक टर्मिनेटर जॉन पर हमला कर देता है। वो बोला, तुम्हें क्या लगा ये इतना आसान होगा? उसे खतरे में देख कायल उसे बचाने की कोशिश करता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइम मशीन उसे समय में पीछे टेलीपोर्ट कर देती है। वो एक भिखारी की पैंट चोरी करके वहां से भाग ही रहा था कि तभी एक पुलिस वाला उसके पीछे पड़ जाता है। इससे पहले वो उसे कोई नुकसान पहुंचाता, कायल उससे उसकी गन छीन लेता है और उससे पूछता है, ये कौन सा साल है? पुलिस वाला बताता है कि आज 12 मई और साल 1984 चल रहा है। इसी दिन तुम यहाँ आए थे। ये सुनते ही कायल के कान एकदम से खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसे कैसे पता चला कि वो फ्यूचर से आया है। पता चला कि सामने खड़ा पुलिस वाला भी एक टर्मिनेटर था जो उसी के आने का इंतजार कर रहा था। उसने कायल पर हमला कर दिया, पर कायल उसे गोली मारकर वहां से भाग जाता है। हम देखते हैं कि वो वाला टर्मिनेटर लिक्विड मेटल से बना था जो खुद को मिनटों में रिपेयर कर लेता है। कायल दौड़कर एक मॉल में आकर छुप जाता है, पर उस टर्मिनेटर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसे मारने की पूरी कोशिश की। उससे बचते हुए कायल गलती से 2 पुलिस वालों से टकरा जाता है, जिसके बाद वो उसे चोर समझकर अरेस्ट कर लेते हैं। कायल उन्हें बताता है कि वो इसी तरफ आ रहा है, मेरी बात मानो वरना सब के सब मारे जाओगे। पर वो पुलिस वाले उसकी बात को हंसी में टाल देते हैं। वो उसे वहां से ले ही जा रहे थे कि तभी T-1000 ने उन पर हमला कर एक को मार डाला। कायल जल्दी से उसकी हथकड़ियां खोलने को कहता है, पर अब उनका बचना मुश्किल लग रहा था। टर्मिनेटर उन्हें मारने ही वाला था कि तभी एक ट्रक उसे जोर की टक्कर मारकर दूर गिरा देता है। एक लड़की उसे जल्दी से अपने साथ चलने को कहती है, जिसके बाद कायल उस ट्रक में बैठकर वहां से भाग जाता है। उसकी जान तो बच गई, पर जाते जाते T-1000 उस ट्रक पर अपना एक छोटा सा हिस्सा छोड़ देता है, जिसकी मदद से वो उन्हें आसानी से ट्रैक कर सकता था।
कायल को पता चला कि उसे बचाने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि जॉन कॉनर की मां सेराह कॉनर है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो टर्मिनेटर्स के बारे में इतना सब जानती है, क्योंकि जॉन ने तो उसे कुछ और ही बताया था। उसे लगा था कि वो अबला नारी होगी, पर वो तो फुल ऑन एक्शन पैक निकली। सेरा ये भी जानती थी कि उसे जॉन ने भेजा है, पर उसने उसे बताया कि सब बदल चुका है। उन्होंने तुम्हें जिस 1984 में भेजा है उसका वजूद खत्म हो चुका है। कायल को उसकी वैन में एक टर्मिनेटर पड़ा हुआ मिला जिसकी उसने बुरी हालत कर दी थी। तभी उसने वहाँ एक और टर्मिनेटर देखा जिसे देखते ही वो एकदम से घबरा जाता है। वो गन लेकर उसे खत्म करने जाता है, पर उस बूढ़े टर्मिनेटर ने उसे मारकर बेहोश कर दिया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो गाड़ी चला रहा था और सेरा उसके बगल में आराम से बैठी थी, जैसे कि वो किसी ट्रिप पर जा रहे हों। कायल ने इतना पुराना टर्मिनेटर कभी नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने कबाड़ से उठाया हो। सेरा ने उसे बताया कि जब वो छोटी थी तो पोप्स में मेरी जान बचाई और तब से वो मेरे साथ है। पर कायल उसे समझाता है कि टर्मिनेटर्स को सिर्फ इंसानों को मारने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके दिमाग में कोई ना कोई ऐसी प्रोग्रामिंग जरूर होगी जिसकी वजह से आज नहीं तो कल ये तुम्हें मार देगा। पर पोप्स उसे बताता है कि उसे सिर्फ सेराह कॉनर की हिफाजत के लिए प्रोग्राम किया गया है। कायल को एक मशीन पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो उससे पूछता है, तुम्हें किसने यहाँ भेजा है? पर पोप्स के डेटाबेस को इरेज कर दिया गया था। किसी को नहीं पता था कि उसे किसने भेजा है। पर जिसने भी उसे भेजा था वो नहीं चाहते थे कि किसी को उनके बारे में पता चले, ताकि स्काईनेट उन्हें निशाना ना बनाए। वो बात कर ही रहे थे कि तभी पोप्स वैन में T-1000 के लिक्विड मेटल को डिटेक्ट कर लेता है, जिसके बाद उसने उसे शूट करके नीचे गिरा दिया। कायल को लगा कि यहाँ सब गलत हो रहा है, क्योंकि ये उसका मिशन नहीं था। पर सेरा उसे समझाती है कि जिस लड़की को तुम बचाने लौटे हो वो अब बदल चुकी है। अब हमारे पास एक नया मिशन है। वो फ्यूचर में जाकर स्काईनेट को रोकने वाले थे। वो बात कर ही रहे थे कि तभी T-1000 उन पर हमला कर देता है। वो अपनी कार से निकलकर सीधा उन पर छलांग लगा देता है, पर कायल ने उसे शूट करके नीचे गिरा दिया। इसके बाद वो एक बंकर में आते हैं। कायल कहता है, हम रुक नहीं सकते वरना वो हमें ढूंढ लेगा। पर वो यही तो चाहती थे। टर्मिनेटर एक बार फिर उन पर हमला कर देता है। कायल उस पर फायर करता है, लेकिन तभी T-1000 ने उस कबाड़ पड़े टर्मिनेटर में लिक्विड मेटल की एक बूंद डालकर उसे फिर से एक्टिवेट कर दिया। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी कायल उसे शूट कर देता है, पर आग की लपटें उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, जिसके बाद उसे भागना ही पड़ता है। टर्मिनेटर एक लोहे की रोड उठाकर कायल पर कई बार हमला करता है, जिससे वो मरते मरते बचा। मौका पाते ही उसने उसे करंट का झटका दिया, पर इससे भी उसे कुछ नहीं होता। वो जल्दी से अपनी गन तक पहुंचने की कोशिश करता है। इससे पहले टर्मिनेटर उसके सर का कचूमर बना देता, कायल उसे शूट करके उसकी खोपड़ी उड़ा देता है। उधर सेरा जाल बिछाकर उस टर्मिनेटर के आने का इंतजार करने लगती है, पर तभी वहां एक की जगह दो कायल रीस आ जाते हैं। उन दोनों में से कोई एक टर्मिनेटर था, पर असली वाला कायल रीस कौन है ये पता करना बहुत ही मुश्किल था। आखिर में सेरा अंदाजा लगाकर एक के पैर पर गोली मारती है, जिससे उन्हें टर्मिनेटर का पता चल जाता है। इसके बाद उसने ऊपर लगे एसिड टैंक्स पर गोलियां चला दी, जिससे निकलने वाला एसिड T-1000 को पिघलाने लगता है। एसिड रेन से बाहर निकलते निकलते वो पूरी तरह खत्म हो चुका था, पर उसका बचा हुआ कुछ हिस्सा सेरा पर अटैक कर देता है। इससे पहले वो उसे मार डालता, पोप्स ने उसकी गर्दन पकड़ी और उसे एसिड में नहला दिया, पर इस कोशिश में उसके हाथ का मांस भी गलकर खत्म हो जाता है। कायल को पता चला कि उन्होंने फ्यूचर में जाने के लिए एक टाइम मशीन बना ली थी, पर उसे चलाने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए थी वो इस समय में नहीं थी। वो टर्मिनेटर्स को मारकर उनकी चिप्स निकाल लिया करते थे और उन्हें जोड़कर ही उन्होंने इसे तैयार किया था। पोप्स ने टाइम मशीन को 1997 में सेट किया और कहा, तुम दोनों को यहाँ से जल्दी जाना होगा। सेरा उसे भी साथ चलने को कहती है, पर उसका हाथ मांस से न ढका होने की वजह से वो मशीन में नहीं जा सकता था। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, पर तभी कायल उसे कहता है, हमें 1997 में नहीं बल्कि 2017 में जाना चाहिए। सेरा को उसकी ये बात एकदम बेतुकी लगी, क्योंकि तब तक स्काईनेट पूरी दुनिया पर कब्जा कर चुका होगा। उन्हें उस कंप्यूटर प्रोग्राम को लॉन्च होने से पहले रोकना था, न कि लॉन्च होने के बाद। कायल उसे बताता है कि तुम बिल्कुल सही थी, फ्यूचर चेंज हो चुका है। उसने बताया कि जब वो टाइम मशीन में था तब उसने ऐसी दुनिया देखी जो मेरी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। मेरी दुनिया में जब मैं 13 साल का था तो मशीनों ने धरती पर कब्जा कर लिया था, लेकिन जो यादें मैंने उस टाइम मशीन में देखी थी उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो बोला, स्काईनेट 1997 में नहीं बल्कि 2017 में इस दुनिया पर कब्जा करेगा और हम तभी उसे रोक सकते हैं। पोप्स जो वहीं खड़ा सब सुन रहा था कहता है, कायल शायद सही हो सकता है। यहाँ टेलीपोर्ट होते वक्त टाइम मशीन में कुछ गड़बड़ हुई होगी, इसलिए कायल को अपना अतीत याद आ रहा है जो हमारा भविष्य है। साफ शब्दों में कहा जाए तो कायल दो बिल्कुल ही अलग टाइमलाइंस के भविष्य को देख चुका था। एक टाइमलाइन जिसमें जब वो 13 साल का था तब दुनिया पर मशीनों का कब्जा था, और दूसरी टाइमलाइन जिसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ था।
सेराह के कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। वो इस मशीन को सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकती थी, इसलिए वो 1997 में जाने का फैसला करती है। वो टाइम मशीन स्टार्ट करने ही वाली थी कि तभी कायल एक चिप निकालकर उसे बंद कर देता है, क्योंकि वो ऐसा नहीं होने दे सकता था। सेराह उससे वो चिप वापस मांगती है, पर वो उसे चिप देने को तैयार नहीं था। कायल चाहता था कि वो उस पर यकीन करे। वो उसे यकीन दिलाने का कोई तरीका ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे एक और बात याद आई। उसने सेराह के हाथ को पकड़ा और उस पर उंगलियां फेरते हुए कुछ शब्द बोलने लगा, जिसे सुनकर सेराह एकदम से ठंडी पड़ जाती है, क्योंकि ये उसके पिता के आखिरी शब्द थे जो उन्होंने मरने से पहले उसे कहे थे। उसने ये अभी तक किसी को नहीं बताया था, जिससे सेराह को यकीन हो जाता है कि कायल झूठ नहीं बोल रहा। कायल ने उसे बताया कि स्काईनेट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है और जब तक उसकी कोडिंग चल रही है उसे रोका जा सकता है। एक बार वो सर्वर में अपलोड हो गया तो हम उसे नहीं रोक पाएंगे। इसके बाद वो दोनों मशीन में जाने की तैयारी करने लगते हैं। सेराह ने पोप्स को कसकर गले लगा लिया। वो उसे इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर पोप्स सेराह से वादा करता है कि वो 2017 में उसका इंतजार करेगा। इसके बाद कायल और सेराह टाइम मशीन की मदद से खुद को फ्यूचर में टेलीपोर्ट कर लेते हैं और बेचारा पोप्स पीछे ही रह जाता है। अब उसे अगले 33 साल तक इसी तरह अकेले ही उनके वापस लौटने का इंतजार करना पड़ेगा। उधर वो दोनों जैसे ही 2017 में पहुंचे, एक कार उन्हें टक्कर मारकर नीचे गिरा देती है। जल्द ही वहां पुलिस आई और उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। इसी बीच हम पोप्स को देखते हैं, जो अब बूढ़ा हो चुका था। वादे के मुताबिक उसने उन्हें ढूंढ लिया था, पर उसने आने में थोड़ी देर कर दी। कायल को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पोप्स के देर से आने की वजह से वो स्काईनेट को रोकने की बजाय अब जेल की हवा खाने जा रहे थे। उन्हें बहुत चोट आई थी, इसलिए उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। 2017 में सिर्फ पोप्स ही नहीं था जो उनके लौटने का इंतजार कर रहा था। हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो पुलिस को उसे उन दोनों से मिलवाने की रिक्वेस्ट करता है। पता चला कि ये वही पुलिस वाला है जिसकी कायल और सेराह ने उस मॉल में जान बचाई थी। उसने इन 33 सालों में दुनिया को उनके बारे में बताने की कोशिश की, पर किसी ने उसका विश्वास नहीं किया। लोगों को लगा कि वो कहानियां बना रहा है। उधर एक नर्स जो सेराह को टाके लगा रहा था, अचानक ही जेनेसिस नाम के किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने लगता है। उसने उससे पूछा, ये जेनेसिस क्या है? जिस पर उन्हें पता चला कि जेनेसिस एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस में चलाया जा सकता है। नर्स उसे बताता है कि अगले 24 घंटों में जेनेसिस पूरी दुनिया में लॉन्च हो जाएगा, जिसके बाद मेरा फोन, मेरा कंप्यूटर, मेरी कार, सब कुछ इंटरनेट से जुड़ जाएगा। जेनेसिस एक तरह का एआई है जो उनकी जिंदगियों को और आसान बनाने वाला था। सेरा समझ गई कि ये जेनेसिस ही स्काईनेट है। ये सब लोग बहुत बड़े धोखे में थे कि ये एआई उनकी मदद करेगा। असल में होने वाला ये था कि जैसे ही ये इंटरनेट से जुड़ेगा, वो इंसानों को अपना दुश्मन समझने लगेगा और इंसानों को खत्म करने के लिए दुनिया भर की न्यूक्लियर मिसाइल्स को अपने कंट्रोल में लेकर उन्हें एक साथ लॉन्च कर देगा, जिससे धरती की 90% आबादी कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगी और जो लोग बचेंगे उन्हें मशीनें धीरे धीरे पूरी तरह मिटा देंगी। जल्द ही वहां पुलिस आई। उन्हें अपने डेटाबेस में सेराह का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला था, जैसे कि वो हवा से टपकी हो, जबकि कायल का केस थोड़ा अलग था। उन्हें एक बच्चा मिला था जिसके उंगलियों के निशान हूबहू उसकी उंगलियों से मेल खाते थे और वो बच्चा सिर्फ 12 साल का था। वो बात कर ही रहे थे कि तभी वहां ब्रायन आ जाता है। वो बोला, पहचाना मुझे? तुम दोनों ने 33 साल पहले मेरी जान बचाई थी। वो समझ गया कि वो दोनों फ्यूचर से आए थे और वो उनकी मदद करना चाहता था, पर पुलिस उसे अपने साथ बाहर ले जाती है। उनके जाने के बाद उन दोनों ने अपने हाथ की हथकड़ियां खोली और वहां से भागने ही वाले थे कि तभी कायल को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। जैसे ही दरवाजा खुला, वो अपनी आंखों के सामने जॉन को खड़ा पाता है। उसे देखते ही कायल ने उसे गले लगा लिया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो जिंदा होगा। जॉन ने उन दोनों पुलिस वालों को बेहोश कर दिया और उन्हें वहां से बाहर लेकर जाने लगा, पर तभी सेराह को याद आया कि वो एक टर्मिनेटर भी तो हो सकता है। उसने कहा, साबित करो कि तुम जॉन ही हो। जिसके बाद जॉन उन्हें उनकी ऐसी ऐसी बातें बताता है जो सिर्फ असली जॉन कॉनर को ही पता थी। उधर हम पोप्स को देखते हैं जो उस हॉस्पिटल में आ जाता है। उसने देखा कि जॉन उन दोनों को अपने साथ लेकर जा रहा था। कायल जॉन से पूछता है, तुम यहाँ पहुंचे कैसे? जिस पर जॉन उसे बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह भविष्य से आया हूँ। इसके बाद वो उसे एक ऐसा सच बताता है जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता चला कि असल में वो जॉन का पिता है। सेराह ये बात शुरू से जानती थी, पर उसने उसे बताया नहीं, क्योंकि वो सही समय नहीं था। वो बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पोप्स आया और उसने जॉन को गोली से उड़ा दिया। जॉन का बहुत सारा खून बहता है, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। जब कायल ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो कायल का गला दबा देता है।
जो देख सेरा ने उसके सर पर बंदूक तान दी। वो पॉप्स को उसे छोड़ने के लिए कहती है, पर तभी हम देखते हैं कि जॉन एक बार फिर उठ खड़ा होता है, क्योंकि अब वो भी एक टर्मिनेटर बन चुका था। हमें पता चला कि कायल के टाइम ट्रेवल करते वक्त जब स्काईनेट ने उस पर हमला किया था तो उसने उसे मारा नहीं था। स्काईनेट को एहसास हो चुका था कि वो बार बार क्यों इंसानों से हार जाता है, इसलिए उसने इस बार जॉन को ही सेलुलर लेवल पर बदलकर उसे एक टर्मिनेटर बना दिया, जिसके पास जॉन कॉनर का दिमाग और स्काईनेट की ताकत दोनों थी। जॉन कहता है, अब मैं इंसानों को खत्म नहीं करना चाहता, बल्कि मैं चाहता हूँ कि हम सब एक साथ मिलकर रहे। उसके कहने का मतलब था कि वो दुनिया के हर इंसान को टर्मिनेटर में बदलना चाहता था। इससे पहले वो उन्हें कोई नुकसान पहुंचाता, पोप्स उस पर हमला कर देता है, पर जॉन उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। वो दोनों आपस में लड़ते लड़ते एक एमआरआई मशीन के पास आ जाते हैं, जिसमें लगा हाई मैग्नेटिक फोर्स वाला मैग्नेट जॉन के सेल्स को अपनी ओर खींचने लगता है। सेरा पॉप को वहां से ले जाती है, जिसके बाद कायल ने उस मशीन की पावर और बढ़ा दी, जिससे जॉन उससे बुरी तरह चिपक जाता है। कायल कुछ भी करके जॉन को ठीक करना चाहता था, पर जॉन अब इंसानों की नहीं बल्कि स्काईनेट के इशारों पर चलने वाला एक कठपुतली बन चुका था। इसके बाद पोप्स उन दोनों को एक सेफ जगह पर ले जाता है। पिछले 30 सालों में उसने इस दिन के लिए ढेर सारे हथियार इकट्ठे किए थे, पर उसे पता नहीं था कि स्काईनेट इस बार इतना एडवांस्ड होकर वापस लौटेगा। पॉप्स कुछ स्पीकर्स को तोड़कर उनके मैग्नेट्स से एक ग्लव बनाता है, जिससे जॉन की मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब किया जा सकता था। उधर सेरा देखती है कि पॉप्स ने उसके बचपन की हर चीज को अभी तक संभाल कर रखा था, जिसे देखकर वो बहुत इमोशनल हो गई। बुलेट्स लॉड करते वक्त पॉप्स के हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि पुराना होने की वजह से उसकी मोटर्स कभी कभी काम करना बंद कर देती थीं, पर वो किसी मैकेनिक की तरह जोर से हाथ पटक कर उसे ठीक कर लेता है। इसके बाद वो उन्हें उस बिल्डिंग का नक्शा दिखाता है जहाँ स्काईनेट को रखा गया था। उनका प्लान था उस पूरी बिल्डिंग को उड़ाना, ताकि बिल्डिंग के साथ साथ स्काईनेट भी खत्म हो जाए। वो बात कर ही रहे थे कि तभी जॉन उन्हें ढूंढते हुए वहां तक पहुंच जाता है। कायल उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम बदल सकते हो, पर जॉन अब वो जॉन नहीं था। जिसके बाद सेरा उसे एक बजूका से उड़ा देती है। वो तीनों एक स्कूल बस लेकर वहां से भाग गए, पर जॉन अभी मरा नहीं था। वो उन्हें ढूंढ लेता है, जिसके बाद उसने उनका पीछा किया। वो उन्हें हर हाल में रोकना चाहता था, फिर चाहे उन्हें मारना ही क्यों ना पड़े। उसने पॉप्स को खींचकर बस के बाहर फेंक दिया, पर पॉप्स इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो एक पुलिस वाले की कार लेकर फिर से उनका पीछा करने लगता है। इसके बाद जॉन ने टायर घुमाने वाली मेटल रोड को ही तोड़ दिया, जिससे उनकी बस बेकाबू होकर पलट जाती है। वो बस समेत नदी में गिरने ही वाले थे कि तभी पॉप्स उस बस को पकड़कर उसे पानी में गिरने से रोक लेता है। कायल को जब होश आया तो वो वहां से निकलने की कोशिश करता है, पर जॉन भी उसके पीछे पीछे ऊपर आने लगा। इससे पहले वो उसे पकड़कर उसे मार डालता। उन तीनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया, जिसके बाद पोप्स उस बस को छोड़ देता है जो जॉन को अपने साथ नदी में बहा ले गई। वो लोग जैसे ही वहां से निकलने वाले थे, पुलिस ने उन्हें फिर से अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया जाता है। इसी बीच हम डेविड को देखते हैं, जो छोटे कायल रीस और उसकी पूरी फैमिली को फ्यूचर से आए कायल रीस से मिलवाने लेकर आया था। उधर एक ऑफिसर पॉप्स से कुछ सवाल पूछता है, पर पॉप्स पूरी इन्वेस्टिगेशन में एक बार के लिए भी अपना मुंह नहीं खोलता। जल्द ही वहां कुछ और लोग आ गए, जिसके बाद पोप्स खड़ा होकर उनमें से एक ऑफिसर को घूरने लगा। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही जॉन उन सबको गोली मार देता है। गोलियों की आवाज सुनते ही डेविड जल्दी से सेराह के पास आया और उसे छुड़ा लिया। सेराह वहां से जा ही रही थी कि तभी उसे पता चला कि वहां छोटा कायल भी मौजूद था। वो उसकी निकलने में मदद करती है, पर जाते जाते उसने उसके हाथ पर उंगलियां फेरकर वही शब्द दोहराए जो उसके डैड ने मरने से पहले कहे थे। ऐसा करना जरूरी था, क्योंकि ये शब्द फ्यूचर वाले कायल को याद रहने वाले थे। इसके बाद डेविड उन दोनों को वेपन्स रूम में लेकर जाता है, जहां से उन्होंने ढेर सारे हथियार उठा लिए। वो हेलीकॉप्टर लेकर वहां से जाने ही वाले थे कि तभी जॉन फिर से उन पर अटैक कर देता है। उसने उन पर खूब गोलियां चलाई, पर कायल सबको उसकी गोलियों से बचाते हुए वहां से निकल जाता है। जॉन कुछ भी करके उन्हें जेनेसिस की बिल्डिंग तक पहुंचने से रोकना चाहता था, इसलिए वो हाथ धोकर उनके पीछे पड़ जाता है। पॉप्स उसका ध्यान भटकाने के लिए एक फ्यूल टैंकर को उड़ा देता है, जिससे उन्हें भागने के लिए थोड़ा और वक्त मिल गया। कायल जानता था कि जॉन इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो अपने हेलीकॉप्टर को उसके हेलीकॉप्टर के सामने लाकर खड़ा कर देता है, जिसके बाद सेराह ने एरोफायर किया जो सीधा जॉन के सीने में जा लगता है। जॉन आउट ऑफ कंट्रोल होकर नीचे गिरने लगता है, पर क्रैश होने से पहले उसने खुद को ऊपर खींच लिया। अब उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका बचा था, जिसके बाद पॉप्स अपनी जान की परवाह किए बगैर सीधा जॉन के हेलीकॉप्टर पर छलांग लगा देता है, जिससे जॉन हेलीकॉप्टर समेत जमीन पर क्रैश कर गया। उधर कायल और सेराह जल्दी से उस बिल्डिंग में आते हैं, पर जॉन वहां उनका पहले से इंतजार कर रहा था। इससे पहले वो उन दोनों को नुकसान पहुंचाता, पॉप्स ने एक भारी भरकम लोहे के पोल को उसकी छाती के आर पार कर दिया, जिससे उन्हें भागने के लिए कुछ वक्त मिल जाता है।
पॉप्स उस बिल्डिंग के चप्पे चप्पे के बारे में जानता था, क्योंकि जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो उसने यहाँ दिहाड़ी पर मजदूरी की थी। इसके बाद वो तीनों डिवाइड होकर पूरी बिल्डिंग में बॉम्ब लगाने लगते हैं। स्काईनेट का एक होलोग्राम उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है, तुम मामूली इंसान मुझे नहीं रोक सकते, पर वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और काम जारी रखते हैं। उन्होंने सारे बॉम्ब्स लगा दिए, पर डेटोनेटर का बटन दबाने से पहले ही जॉन उन पर हमला कर सेराह को पकड़ लेता है। वो उनसे डेटोनेटर वापस मांगता है, वरना वो सेराह को मार डालता। सेराह पोप्स को वो बटन दबाकर सब कुछ उड़ाने को कहती है, पर ऐसा करते वक्त उसके हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि वो सेराह को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इसी बीच वहां कायल आ जाता है। जॉन जानता था कि इंसानियत को बचाने के लिए वो ये बटन जरूर दबा देगा, जिसके बाद वो सेराह को छोड़कर उससे डेटोनेटर को छीनने की कोशिश करने लगता है। पॉप्स उसे घसीटता हुआ उन दोनों से दूर ले गया। उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, पर जॉन बहुत तेजी से अपना शेप बदल सकता था, जिस वजह से वो पॉप्स को बहुत मारता है। उसने उसके हाथ के टुकड़े कर दिए और उसे इतनी जोर की लात मारी कि वो दूर जा गिरा। जॉन उसे खत्म करने ही वाला था कि तभी पॉप्स अपने मैग्नेटिक ग्लव का इस्तेमाल कर उसे जोर का पंच मारता है। पॉप्स ने उस पर एक के बाद एक कई घातक वार किए, जिससे जॉन बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। उधर स्काईनेट उन दोनों से बात करता है। वो खुद को भगवान से कम नहीं समझता था। वो कहता है, इंसानों को इंसान बनने में लाखों साल लग गए और मैं चंद सेकंड्स में बन गया। ठीक 4 मिनट के बाद तुम मुझे हर जगह पाओगे। उधर पॉप्स से मार खाकर जॉन को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर था, जिसके बाद वो पॉप्स पर अपनी पूरी ताकत से हमला कर देता है। जॉन उसका हाथ उखाड़कर उसे अपाहिज बना देता है, पर इसके बावजूद भी पॉप्स हार मानने को तैयार नहीं था। वो सेराह के लिए मर मिटने को भी तैयार था। जॉन उसे खत्म ही करने वाला था कि तभी वहां सेराह आ जाती है। उसने उस पर लगातार फायरिंग शुरू कर दी और इसी बीच पॉप्स उसे अपने मैग्नेटिक ग्लव से पकड़ लेता है। वो जॉन को ज्यादा देर तक नहीं रोके रख सकता था, इसलिए वो उन्हें जल्दी से टाइम मशीन चालू करने को कहता है। सेराह ऐसा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इस तरह जॉन के साथ साथ वो भी मारा जाता, पर अब उसे रोकने का कोई और रास्ता नहीं था। कायल टाइम मशीन को चालू करके वहां से भागने लगता है और जैसे ही मशीन ने अपने अंदर मेटल को डिटेक्ट किया, वो अजीब तरह से रिएक्ट करने लगती है। जॉन ने उससे बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन पॉप्स उसे ऐसा नहीं करने देता और उसे वापस अंदर खींच लेता है। टाइम मशीन उन दोनों को डिस्ट्रॉय करने लगती है, पर हार्ड मेटल का बने होने की वजह से पॉप्स का सर टूटकर मशीन से बाहर जा गिरा। वहीं जॉन, जो अभी तक उस मशीन में फंसा हुआ था, उसकी जबरदस्त एनर्जी से पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे वहां इतना तेज धमाका हुआ कि पूरी बिल्डिंग देखते ही देखते मलबे के ढेर में बदल जाती है। सेराह समय रहते बंकर का दरवाजा बंद कर देती हैं, जिससे वो उस धमाके के इम्पैक्ट से बच गए। सेराह पॉप्स के जाने से बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो वापस जाकर उन्हें बचाना चाहती थी, पर अफसोस ये मुमकिन नहीं था। इससे पहले कि उस बंकर की ऑक्सीजन खत्म हो जाती और वो दोनों मारे जाते, तभी एक टर्मिनेटर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। वो दोनों बहुत डर गए, पर सेराह देखती है कि वो तो पॉप्स था जो उस धमाके में सरवाइव कर गया था। लड़ते वक्त उसका सर टूटकर लिक्विड मेटल में जा गिरा था, जिस वजह से वो अपग्रेड हो गया। उन सब ने मिलकर स्काईनेट के वजूद को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया था, पर अब भी एक जरूरी काम बाकी था। इसके बाद वो सब छोटे कायल के पास आते हैं। सेराह उसे बताती है कि मेरा एक दोस्त तुमसे मिलना चाहता है। कायल उसे एक मैसेज देना चाहता था और वो चाहता था कि वो इस मैसेज को हमेशा याद रखे। वो बोला, जेनेसिस ही स्काईनेट है, इस बात को हमेशा याद रखना। इस शब्द को हर दिन दोहराना जब तक ये तुम्हारे जहन में ना बैठ जाए। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि टाइमलाइन पूरी हो सके, क्योंकि अगर छोटे कायल को ये सारी बातें याद नहीं होंगी तो फ्यूचर से आए कायल को भी टाइम ट्रेवल करते वक्त विजन्स नहीं आएंगे और वो कभी स्काईनेट को नहीं रोक पाएगा। इसके बाद वो सब एक खुशहाल जिंदगी की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं, इस बात से अनजान कि स्काईनेट अब भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। मलबे के ढेर में हम उसके कोर को देखते हैं, जो अभी तक सही सलामत था, जिसका मतलब ये है कि स्काईनेट फिर से वापस लौटेगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।